नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास स्रोत के तौर पर हैं संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। जी, ये वो 12 सूचियां हैं जो सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये बताती हैं कि भारत का पूरा शासन असल में चलता कैसे है। बिल्कुल, और हमारा मिशन है इन 12 शेड्यूल्स को एक सरल और दिलचस्प तरीके से समझना। हाँ, ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो ये समझना चाहता है कि हमारा देश काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स हैं क्या? इन्हें संविधान का एनेक्सर या परिशिष्ट समझिए। मतलब ये उन विषयों पर ज्यादा जानकारी देती हैं जिनका जिक्र अनुच्छेदों में तो है, पर शायद बहुत डिटेल में नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया गया? ताकि संविधान का जो मूल ढांचा है वो गौड़गांग और फोकस्ड रहे। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि ये संविधान को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है और इनकी संख्या भी समय के साथ बढ़ी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 8 थीं। बिल्कुल, आज 12 है और ये जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, वो दिखाती हैं कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलती जरूरतों को समझता है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। हाँ, पहली 4 तो मतलब देश की बुनियाद रखती हैं। बिल्कुल, तो पहली अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। इसे हम भारत का ऑफिशियल नक्शा भी कह सकते हैं, है ना? हाँ, एक तरह से भारत का कानूनी नक्शा। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी केंद्र शासित प्रदेश का विलय होता है, जैसे हाल ही में दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ हुआ। हाँ, तो सबसे पहला बदलाव इसी लिस्ट में होता है। ये भारत की भौगोलिक सीमाओं की कानूनी परिभाषा है। सही। अच्छा, तो पहले ये तय हो गया कि देश का नक्शा क्या है। इसके बाद आती है दूसरी अनुसूची। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वेतन भत्ते का जिक्र है। ये क्रम बड़ा सोचा समझा लगता है। मतलब पहले देश की प्रॉपर्टी की लिस्ट बनी, फिर प्रॉपर्टी मैनेजर्स की सैलरी तय की गई। ये अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। और ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, ये इन उच्च पदों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। संविधान में ही इनके वेतन तय कर देने से ये पक्का हो जाता है कि वे बिना किसी वित्तीय दबाव या राजनीतिक असर के निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। तो देश की सीमाएं तय हुई, चलाने वालों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई, और फिर आता है उनकी जिम्मेदारी का सवाल। जी, और यहीं पर तीसरी अनुसूची आती है जिसमें शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक कानूनी वादा है और हर पद की शपथ थोड़ी अलग होती है जो उसकी जिम्मेदारियों को दिखाती है। जैसे एक मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कि वो सरकारी बातों को गुप्त रखेगा, लेकिन एक जज वो सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है क्योंकि उसका काम पारदर्शिता से जुड़ा है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। वाह, तो हमने देश की सीमाएं तय कर ली, चलाने वालों का वेतन तय हो गया और उनकी शपथ भी हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, इन अलग अलग राज्यों की आवाज केंद्र तक कैसे पहुंचेगी? और इसका जवाब हमें मिलता है चौथी अनुसूची में। हाँ, चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के बंटवारे के बारे में है। बिल्कुल, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, वो ये सुनिश्चित करती है कि संसद में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाता है। तो ये थी पहली 4 अनुसूचियां। एक तरह से देश का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सेट हो गया। हाँ, अब यहाँ से मामला और पेचीदा और दिलचस्प होता है, खासकर 5वीं और 6ठी अनुसूची के साथ। क्यों? ऐसा क्या है इनमें? क्योंकि ये अनुसूचियां दिखाती हैं कि संविधान बनाने वालों को भारत की सामाजिक जटिलताओं की, खासकर यहाँ के आदिवासी समुदायों की कितनी गहरी समझ थी। अच्छा, तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी है। जी, ये उन आदिवासी इलाकों के लिए है जो देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। इसके तहत राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि इन समुदायों की जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी स्वायत्तता की रक्षा की जा सके। और फिर आती है 6ठी अनुसूची जो सिर्फ 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, और यहाँ एक सवाल उठता है,
जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि जब 5वीं अनुसूची पहले से थी तो छठी की क्या जरूरत पड़ी? दोनों में आखिर फर्क क्या है? बिल्कुल यही सवाल। क्या आप बताएंगे? हाँ, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क है स्वायत्तता के स्तर का, मतलब ऑटोनॉमी का। सही कहा। छठी अनुसूची इन 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को कहीं ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी देती है। यहाँ स्वायत्त जिला परिषदें या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। और इन परिषदों को अपनी जमीन, जंगल, परंपरा, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार होता है। सिर्फ कानूनी नहीं, उन्हें टैक्स लगाने और यहाँ तक कि छोटे-मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय करने का भी अधिकार होता है। ये एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसी व्यवस्था है, जो इन क्षेत्रों की अनूठी पहचान को बचाने के लिए बनाई गई है। बहुत साफ हुआ। चलिए, अब देश चलाने के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। शक्ति का बंटवारा, कौन क्या करेगा? इसका जवाब हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है। हाँ, 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ है। इसमें 3 सूचियों के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी, पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। जी, इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। मतलब राष्ट्रीय महत्व के विषय। बिल्कुल। फिर दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती, साफ सफाई, जेल जैसे विषय हैं जिन पर आमतौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी तलाक। हाँ, बिजली भी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसीलिए संविधान में एक क्लॉज है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, तो ये केंद्र को एक तरह की बढ़त देता है। हाँ, ताकि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा सके। ये शक्तियों का बहुत ही व्यवहारिक बंटवारा है। और इसी से जुड़ा है भाषाओं का सवाल। 8वीं अनुसूची, जिसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। जी, ये भारत की भाषाई विविधता को एक संवैधानिक सम्मान है। वैसे जब संविधान बना था तब इस सूची में 14 भाषाएं थीं। और आज 22 हैं। हाँ, समय समय पे संशोधनों के जरिए सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये थीं वो 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान का हिस्सा थीं। अब बात करते हैं उन 4 की जो बाद में जोड़ी गईं। और यहाँ से कहानी और भी राजनीतिक हो जाती है। शुरुआत करते हैं 9वीं अनुसूची से। इसे तो पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था, मतलब सिर्फ 1 साल के अंदर ही। ऐसी क्या जल्दी थी? जल्दी इसलिए थी क्योंकि सरकार आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म करके भूमि सुधार लागू करना चाहती थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जमींदार लोग अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। इसे सुधार का काम रुक गया था। तो सरकार ने इसका हल निकालने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई, एक तरह का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। इसमें ये तय किया गया कि इस लिस्ट में जो भी कानून डाला जाएगा उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन ये तो बड़ा विवादास्पद कदम रहा होगा, एक तरह से न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना। बहुत विवादास्पद। और वैसे ये कवच अब उतना मजबूत नहीं रहा। 2007 में आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या फैसला था वो? फैसला ये था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। अच्छा। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पर, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, जिसे 1985 में 52वें संशोधन से जोड़ा गया। और ये उस दौर की एक बड़ी राजनीतिक बीमारी का इलाज था। आया राम गया राम की राजनीति। हाँ, बिल्कुल। ये मुहावरा 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल से शुरू हुआ था, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। एक ही दिन में 3 बार? हाँ। तो उस दौर में विधायकों और सांसदों का चुनाव जीतने के बाद
पैसे या मंत्री पद के लालच में पार्टियां बदलना आम हो गया था, जिससे सरकारें अस्थिर रहती थी। तो ये कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता है? जी, ये कानून कहता है कि अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे या पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करे तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि इस कानून ने विधायकों को पार्टी नेतृत्व का एक तरह से बंधक बना दिया है। ये एक बहुत वैध आलोचना है। ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पार्टी अनुशासन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वैसे इसमें एक दिलचस्प अपवाद भी है। वो क्या? अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत दल बदल को रोकता है लेकिन पार्टियों के बड़े स्तर पर विलय को अनुमति देता है। सही समझे। और अब हम आखिरी 2 अनुसूचियों पर आते हैं, 11वीं और 12वीं। अगर पहली 8 देश का ढांचा बना रही थी और 9वीं 10वीं उसकी समस्याओं को सुलझा रही थी, तो ये 2 लोकतंत्र को असल मायनों में जमीन तक ले जाती हैं। बिल्कुल। ये दोनों 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां देती हैं। इसमें 29 विषय हैं, जैसे खेती, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, गरीबी उन्मूलन। हाँ, जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। और 12वीं अनुसूची यही काम शहरी क्षेत्रों के लिए करती है। ये नगर पालिकाओं को शक्तियां देती है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें और पुल और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसका मकसद है कि स्थानीय लोग अपने स्थानीय विकास के फैसले खुद लें। सत्ता का विकेंद्रीकरण। सही कहा। इन दोनों अनुसूचियों ने एक तरह से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को संवैधानिक हकीकत में बदला। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि ये 12 अनुसूचियां सिर्फ एक सूखी लिस्ट नहीं है। ये भारत के प्रशासनिक ढांचे, उसके सामाजिक वादों और राजनीतिक विकास की एक जीवंत कहानी है। और अनुसूची 8 से 12 तक का सफर ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने इसे पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक लचीला दस्तावेज माना था, जो देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। हाँ, पहले भूमि सुधार की चुनौती आई, फिर राजनीतिक अस्थिरता की, और फिर सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाने की जरूरत महसूस हुई। हर चुनौती के लिए संविधान ने एक नया समाधान दिया। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। भविष्य में भारत के सामने ऐसी कौन सी नई सामाजिक, तकनीकी या पर्यावरणीय चुनौतियां आ सकती हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए शायद संविधान में एक 13वीं अनुसूची जोड़ने की जरूरत पड़े? दिलचस्प सवाल है। क्या वो डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन के बारे में हो सकती है, या फिर जलवायु परिवर्तन और नदियों के पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर? इस पर जरूर सोचिए।